किन हिसाब से पूछे जा सकते हैं। ये तीन कैटेगरी है, फॉर्मूला बेस्ड, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये तीन तरीके से फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोग जानते हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए अब मुश्किल से बहुत कम समय बचा है। मुश्किल से मुश्किल 10 दिन बचे हैं आपके पास। इन 10 दिन के अंदर जो स्टूडेंट अपने आप को मैनेज कर लेगा और टाइम और सिलेबस की इंपॉर्टेंस को देखते हुए जिन चीज़ों को ज़्यादा टाइम चाहिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चीज़ों को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेगा, वो स्टूडेंट अच्छी तरीके से एम्स के अंदर सेलेक्ट हो सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि एम्स के अंदर 16 एम्स हैं। इन 16 एम्स के अंदर 1250 के करीब सीट है और इस बार एप्लीकेशन कितने भरे हैं? 20,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए हैं। ठीक है, तो आपको 65% मतलब 65 नंबर के करीब आपको नंबर लाने हैं अगर आपको किसी भी एम्स के अंदर सेलेक्ट होना है। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ रहती है कि 65। इस पर आप चले जाते हैं तो आप जनरल के हैं, ओबीसी हैं या फिर SC/ST हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके पास अगर 65 नंबर है तो आपको कोई ना कोई एम्स जरूर ही मिल जाएगी। और एम्स, हर एक एम्स अपने आप में इक्वल है और अपने आप में एक इम्पोर्टेंट जो है पोजीशन रखती है। ठीक है, इसके लिए 65 नंबर हम किस प्रकार से लाएं, इन 10 दिन के अंदर अपने आप को कैसे मैनेज करें, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, मैं आपको पूरा स्क्रेच से समझाने वाला हूँ और जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसी तरीके से अगर पूरी फॉलो करते हैं और उस तरीके से आप पढ़ते हैं। देखो, मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं देने वाला हूँ कि आप हर मिनट का हिसाब रखिए, आप इस हिसाब से पढ़िए, क्योंकि लास्ट के 10 दिन में ये सब कुछ भी मैनेज नहीं होने वाला है आपसे। इसलिए अगर आप कोशिश भी करते हैं तो वो सब व्यर्थ जाएगा, बेकार जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ और वो बता रहा हूँ कि हर एक टॉपिक जो होता है इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक पूरी किताब है, NCERT की 3 किताब है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, इनके अंदर हर एक चैप्टर के अंदर इतनी सारी थ्योरी दी हुई है समझाने के लिए, लेकिन इस टाइम पर हर कुछ नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से ये पढ़ना है आपको, ताकि आप कम पढ़ें और ज़्यादा आउटपुट दे पाएँ। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स के अंदर 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जबकि केमिस्ट्री में 30, जब बायो में भी 30 मार्क्स के, जीके में 10 मार्क्स के। मैं यहाँ पर जीके को एड्रेस नहीं करने वाला हूँ, जीके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और इन तीनों के अंदर ही मैं आपको कितने 65 से ऊपर के नंबर का भी कैलकुलेट करवा दूंगा कि आप इस तरीके से करेंगे तो आप इन 65 से आगे अबव निकल जाएंगे। ठीक है, आपको कुल मिला के सिलेक्शन से मतलब है, ये नहीं कि मैंने जीके नहीं पढ़ा, ये उन सब चीज़ों को आप अभी के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर पूरी तरीके से डेडिकेट होना है। ओके, आप फिजिक्स में जो है 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स में से 20 मार्क्स मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से आप ले सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से आप इन चीज़ों को, कम चीज़ों को पढ़कर अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जबकि बायोलॉजी के अंदर आप सभी लोग जानते हैं कि बायोलॉजी के अंदर कुछ पैराग्राफ होते हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। ये सिर्फ आप एम्स बीएससी नर्सिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एम्स पैरामेडिकल के लिए बात कर रहा हूँ। मैं दूसरे जो नर्सिंग के एग्जाम होते हैं, पैरामेडिकल के एग्जाम होते हैं, हालांकि नीट का एग्जाम होता है, उसमें भी स्पेसिफिक पैराग्राफ होता है। वो आपको तब पता चलेगा जब आप जो NCERT है, NCERT को 10-20 बार पढ़ चुके होंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है और इसी से हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप उस पैटर्न को फॉलो करने लग जाएंगे, उस पैटर्न को आप देखने लग जाएंगे कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। ओके, तो 65 नंबर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, उसके पहले ये देख लेते हैं कि फिजिक्स के लिए अपने को क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। देखो, सबसे पहले डोंट स्टिक ऑन वन चैप्टर, किसी भी एक चैप्टर को लेकर मत बैठ जाना। होता है ऐसा है ना कि कुछ स्टूडेंट जैसे सुबह उठे, एक चैप्टर उन्होंने खोला इलेक्ट्रोस्टेट, बस वो बैठ गए शाम तक उसी के लगे पड़े हैं। क्या हुआ, 10 जो पेज हैं वो पढ़े नोट्स के और बाकी के बस वैसे के वैसा है। किसी भी एक चैप्टर के ऊपर स्टिक नहीं होना है आपको, जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करनी है, हो सके उतना जल्दी रिवाइज करना है। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है उन टॉपिक पर जो कि बहुत कम इंपॉर्टेंट है। उन टॉपिक पर बिल्कुल भी आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है जो कम इंपॉर्टेंट है। अब आप रोटेशन को लेकर बैठ जाएंगे, सोचिए उस स्टूडेंट का, सोचिए जो अभी अब रोटेशन को लेकर बैठ गया है कि मैं इसको रिवाइज करूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा, तो उसका क्या हाल होगा। अरे वो टॉपिक कभी कभी लेस इंपॉर्टेंट है यार, एक क्वेश्चन आता है उससे, और वो भी आए तो आए वरना ना भी आए, नीट में नहीं आता, तो क्या हो। तो ये होता है कि लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपको टाइम नहीं देना है, वो वाले टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर भी आपको टाइम देना है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। बात को समझिएगा, और जितना आप रिवाइज कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिवाइज करिए। रिवाइज
तभी कर पाएंगे जब आप स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर चलेंगे। अगर पूरे सिलेबस को एक साथ घोल कर लेकर चलने की कोशिश करेंगे तो आप पूरी चीज़ों तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिए कि आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है रिवाइज कीजिए, और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, और किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, एक चैप्टर के ऊपर आपको स्टिक नहीं होना है कि उसी के ऊपर बैठे रहे सारे दिन, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए, आप शुरू से देखिए कि आपको फिजिक्स के अंदर कैसे क्या करना है। पहले ये समझिए कि फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक है, फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, 30 में से ऐसे मानो कि 10 क्वेश्चन तो आपके फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे। ये मत समझना कि फॉर्मूला बेस आएंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं नहीं नहीं। ऐसा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर 3 क्वांटिटी दी हुई है, उसमें से आपको चौथी क्वांटिटी वो ली जाएगी, बस इतना सा है। जैसे कूलॉम का नियम होता है कि F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, वहाँ पर आपको चार्ज दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा दो चार्ज सेम है, इनके बीच की डिस्टेंस ये है, और आपको फोर्स कैलकुलेट करवा लिया जाएगा। बस इतना सा सिंपल सा, और कैलकुलेशन भी इतनी ईजी वाली कैलकुलेशन होती है कि आपस में कट जाती है, लेकिन आपको वहाँ पर फॉर्मूला हिट करना आना चाहिए कि ये फॉर्मूला कौन सा होगा। और कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको चैप्टर की पूरी समरी याद है कि चैप्टर में ये फॉर्मूले हैं और इस तरीके से ये रखते हैं, तो आप बड़े आसानी से इनको हिट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात करें कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं ये बड़े मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं। ये विद इन 30 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन होने वाले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे इलेक्ट्रोस्टेट है, इलेक्ट्रोस्टेट में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वहाँ से फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स इतनी है, आउटगोइंग फ्लक्स इतनी है, तो बताओ इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हुआ। अगर इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स सेम है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप 0 हो जाता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर। और तीसरी जो वैरायटी है वो होती है PYQ के ऊपर बेस। नीट में जो PYQs आते हैं, नीट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि बड़े इजी टाइप के होते हैं, जो कि बिल्कुल 30-40 सेकंड के अंदर हो जाते हैं, सिर्फ कंसेप्चुअली होते हैं, वो वाले क्वेश्चन आपके एम्स BSc नर्सिंग में आने की चांस रखते हैं। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि नीट के हर क्वेश्चन करने लग गए, किसी दीदी भैया ने बोल दिया आपको कि नीट के क्वेश्चन कर लेने चाहिए एम्स BSc नर्सिंग के लिए, तो आप हर एक क्वेश्चन को लगाने बैठ गए। ऐसा नहीं करना है आपको। वो वाले क्वेश्चन जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके पैटर्न के हिसाब से फिट बैठते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, ये हो गए 3 कैटेगरी की क्वेश्चन किन किन हिसाब से पूछे जा सकते हैं। ये 3 कैटेगरी है, फॉर्मूला बेस्ड, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन और PYQ बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 तरीके से फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप देखिए, सबसे पहले कौन सा टॉपिक आपको सबसे पहले रिवाइज करना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले कौन सा पढ़ना चाहिए। अगर आप अभी तक भी फिजिक्स के अंदर कुछ नहीं पढ़े हैं तो मैं अभी जो है अपनी 1 शॉट वाली एक स्ट्रेटेजी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले अपन लाएंगे इसको रे ऑप्टिक्स को अपन 1 घंटे के अंदर पूरा रे ऑप्टिक्स सटा देंगे, पूरे कंसेप्ट, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ऐसा इस तरीके से अपन डिज़ाइन करेंगे उस चीज़ को। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अगर आपकी डिमांड होगी तभी आपको कोई चीज़ सप्लाई की जाएगी। ये होता है ना कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल। अगर आपकी डिमांड ही नहीं होगी तो फिर वो सप्लाई करने वाला भी उस तरीके से सप्लाई नहीं कर पाएगा, और ज़्यादातर केस में सप्लाई हो ही नहीं पाती है अगर डिमांड नहीं होती है तो। इसलिए आपको डिमांड करनी पड़ेगी कि हाँ, हमें ये 1 शॉट चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत है। तो आप लास्ट टाइम में कम समय में आप पूरा की पूरा रे ऑप्टिक्स को एक अच्छे तरीके से 30-40 मिनट के एक वीडियो में पूरी तरीके से पूरे कंसेप्ट आपके सामने रख दिए जाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स का है। देखो, सबसे पहले आपको करना कैसे है। सबसे पहले आप लॉजिक गेट को पकड़ना, जो कि सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में लास्ट में दिए हुए लॉजिक गेट। हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। या तो वो क्या होती है, बूलियन सारणी होती है, डायग्राम होता है, वो दे दिया जाता है, फिर पूछ लिया जाता है कि आपको ये कौन सा गेट लग रहा है, ये गेट कौन सा है। ठीक है, उसमें 3-4 गेट दिए हुए हैं, उन 3-4 गेट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़े इजी वाले होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्वेश्चन सोल्व होते हैं, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह की भी दिक्कत नहीं होती है आपको। ठीक है, फिर बाद में आता है मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 3-4 चैप्टर को समेटे हुए हैं। एटम को समेटे हुए, न्यूक्लियर को समेटे हुए है ना, उसी के अंदर आ जाता है रेडियो एक्टिविटी, उसको समेटे हुए है, फिर ड्यूअल नेचर को समेटे हुआ है, मैटर वेव को समेटा हुआ है। तो ये 4 इसके अंदर आते हैं, 4 चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर हैं, तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ये श्योरली आपको देकर जाता है। जो एटम वाला है वो तो आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट दे रहा है, वहाँ पर भी बेनिफिट दे रहा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 4 क्वेश्चन तो ये अच्छे से देकर जाता है। इसमें सिर्फ जो शुरू वाले जो 2 चैप्टर हैं, ड्यूअल नेचर और मैटर वाला, वहाँ से सिर्फ इन 2 फार्मूले से सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। E = mc और E = काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम + 5।
ठीक है। इन दो फॉर्मूलों को अगर आपको लगाना आता है, आप अच्छे तरीके से पूरे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बस इसी का मॉडिफिकेशन सारे के सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। कई बार आपको मास पूछ लिया जाएगा तो मास आपको निकालना आना चाहिए, आपको कभी समय पूछ लिया जाएगा, वो आपको इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप सब कुछ, कम फॉर्मूले से ज़्यादा चीज़ें याद, क्योंकि ये फॉर्मूले तो आपको याद हैं, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये अगर आपने याद कर लिए उसके बाद में आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से कर सकते हैं। फिर बात करते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जा रहा है? रे ऑप्टिक्स में पूछा जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में सिर्फ एक होता है स्नेल का लो। स्नेल का लो कितना सिंपल है यार, ऊपर का म्यू ले लो, ऊपर का थीटा ले लो, नीचे का म्यू ले लो, नीचे का थीटा ले लो, तो ये स्नेल का नियम हो जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका रिफ्लेक्शन का, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रिज्म का। ये प्रिज्म का भी कितना इजी होता है ना कि यहाँ भी या तो आपको मिनिमम डेविएशन की शर्त दे दी जाएगी, इस बार नीट में मिनिमम डेविएशन वाली शर्त पर एक क्वेश्चन आया था, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, आपसे एंगल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिज्म भी आपका सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक है। फिर ये क्वेश्चन आपसे आएगा पावर या फोकस लेंथ का, जहाँ पर 3-4 लेंस को एक साथ रख दिया जाएगा, किसी पानी में मर्ज कर दिया जाएगा, फिर वहाँ पर आपको क्या पूछ लिया जाएगा कि इन पूरे लेंस की क्या होगी, पावर क्या होगी और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो ये फॉर्मूला आपके वहाँ पर काम में आता है, ये फॉर्मूला होता है जो आपके वहाँ पर काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से ठीक हो जाते हैं, समझ रहे हो। सिर्फ 3 टॉपिक आए हैं अपने पास, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न और लॉजिक गेट, इन्हीं से 3 से 4 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि अगले क्या है। देखो इससे आगे अगर आप करेंगे तो उसके आगे करेंगे आप करंट को, सबसे पहले देखेंगे इसमें, इसके बाद करंट को। करंट के अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसको आप कहते हैं ओम्स लॉ, V बराबर IR। इसी का मॉडिफिकेशन चलता है हर जगह, कहाँ पर कहीं पर करंट आपको सेम दे दी जाएगी, कहीं पर आपको रेजिस्टेंस वोल्टेज सेम दे दी जाएगी, तो बस इसी का मॉडिफिकेशन आपको करना आना चाहिए। लेकिन वो मॉडिफिकेशन आप तभी कर पाएंगे जब आप एक बार पहले देख चुके होंगे कि इस फॉर्मूले को इस प्रकार से घुमाया जा सकता है। करंट बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देकर जाता है, 3 क्वेश्चन देकर जा सकता है ये आपको। इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर देखो आप, इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर मैं एक छोटी सी समरी आपके लिए लेकर आया हूँ कि इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर होता क्या है, एक बार अच्छे से समझिएगा। इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर, इलेक्ट्रोस्टेट में देखो कितने टॉपिक है, कूलम्ब्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस थ्योरम है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी है, डाइपोल है और कंडक्टर है। ये इतने सारे टॉपिक हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं? देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस थ्योरम और ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, इसी से 60 से 70% क्वेश्चन तो इसी से पूछे जा रहे हैं, बाकी तो सब कचरा है, कूड़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इसी से 60 से 70% क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन आपको देकर जाता है। ये 6 सेक्शन है, इसमें से सिर्फ अगर आप दो सेक्शन करके चले जाते हैं तो आप ऐसे मान लो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके हाथ में है। ठीक है, तो ये होता है एक कंसेप्ट को समझना कि एक चैप्टर क्या चाहता है और चैप्टर के अंदर क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक्सपीरियंस से आता है। इलेक्ट्रोस्टेट जो है, इलेक्ट्रोस्टेट के सिमिलरली एक चैप्टर और आता है ग्रेविटेशन 11th से, तो इलेक्ट्रोस्टेट के जो फॉर्मूले हैं वो आपको ग्रेविटेशन में भी सेम ही दिख जाएंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टेट कर लेते हैं तो ग्रेविटेशन में आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन ये आपको देकर चले जाएंगे। तो ये कितना ईजी है कि कुछ चैप्टर करके ही आप जो है 20 से ऊपर निकल चुके हैं, 20 से ऊपर क्वेश्चन आप अभी तक निकाल चुके हैं बड़े इजी तरीके से। और फिर आप कर सकते हैं काइनेमेटिक्स, NLM और WEB। ये भी ज़्यादातर स्टूडेंट के फेवरेट होते हैं क्योंकि शुरू में पढ़ाए जाते हैं और स्टूडेंट शुरू में काफ़ी एक्साइटमेंट में तैयारी करने का एक्साइटमेंट होता है, तो उसमें ये बहुत अच्छे से कर लेता है। तो आपको इसको रिवाइज करके जाना चाहिए, एक एक क्वेश्चन भी लेकर जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। इसके बाद में फॉर्मूला बेस एक चैप्टर होता है MEC। ठीक है, MEC से सारे फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आते हैं, बड़े ईजी वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं इसमें, इसलिए मैं इसको लास्ट में रख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूले ज़्यादा हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। फिर से एक बार याद रखिएगा कि एक चैप्टर के किसी भी एक चैप्टर के ऊपर आपको स्टिक नहीं होना है, जल्दी से जल्दी उस चैप्टर को ख़त्म करें। ठीक है, और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अपना टाइम बर्बाद ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। उसके बाद में हम देख रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर अपन जो है अपने को कितना स्कोर करना है, 30 स्कोर करना है, पूरा ही पूरा स्कोर करना है। हम कम का क्यों सोचें, क्योंकि बायोलॉजी में आजकल नीट में सब पूरा स्कोर कर रहे हैं और ये तो नीट से ईजी वाला ही तो आता है ना, और आपका कंपटीशन नीट वालों से ही है। और हो सकता है अभी जो तुम देख रहे हो उसमें से 80% भी नीट वाले स्टूडेंट ही होंगे, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है वो नीट में ज़्यादा हो रहा है, इसलिए स्टूडेंट इधर आ रहे हैं। इसमें ऑब्वियस कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बायोलॉजी में सबसे आपको ये ध्यान रखना है कि बायोलॉजी में भी क्वेश्चन पूछने की वैरायटी किस तरीके से होती है। देखो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं,
ठीक है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, टेबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पाथ वे क्वेश्चन होते हैं, ये सब क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रिवाइज किसको करना है, लेकिन लास्ट टाइम है अब आपके पास, लास्ट टाइम में जो जितना अच्छे से रिवाइज करेगा उसको वहीं पर वही चीज़ याद आएगी। जैसे एनिमल किंगडम है, मान लीजिए आप एनिमल किंगडम में, उसमें से अगर आप एनिमल किंगडम को पढ़कर जाएंगे 3 दिन पहले, तो आपको वो हर चीज़ याद रहेगी वहाँ पर, आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप महीने पहले उस चैप्टर को पढ़ा हुआ है आपका, तो आपको वो धुंधला याद आएगा कि हाँ सिलेंट्रेटा में क्या है वो। इसीलिए आपको लास्ट टाइम में आपको ये देखकर जाना है कि एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ देखकर जाना है। आपको एग्जाम्पल रिवाइज करने हैं। एग्जाम्पल किस किस चैप्टर में एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वो है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, दोनों में ही क्या है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ दोनों से ही। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको लास्ट टाइम में जरूर से रिवाइज करना है। फंजाई तीनों फंजाई जो दे रखे हैं, 4 फंजाई दे रखे हैं, चारों फंजाई से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल जरूर से याद करना है। इनमें से एसेप्टेड कौन सा है, सिनोसेप्टेड कौन सा है, ये भी आपको याद करना है। मॉर्फोलॉजी में तो आप सब जानते हैं कि एग्जाम्पल ही है, सारे काम एग्जाम्पल से ही होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे पोलन एजेंट का दिया हुआ है कि हवा से कौन कौन सा पोलिनेशन होता है, पानी से कौन किसका पोलिनेशन होता है। इसमें याद रखिएगा कि जो पानी के अंदर रहते हैं, जिसके अंदर पानी आ रहा है, जैसे वाटर लिली है ना, तो इनके अंदर कभी भी पानी से क्या नहीं होता है, पोलिनेशन नहीं होता है। एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल दे रखे हैं लास्ट में, जबकि ज़्यादातर स्टूडेंट लास्ट वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं, जबकि क्वेश्चन आते ही लास्ट वाले से हैं, ठीक है। वहाँ से आप देखिए। इकोलॉजी में दे रखा है इंट्रैक्शन, म्यूचुअलाइजेशन का दे रखा है, प्रीडेशन का दे रखा है। इनके साइन जैसे होता है प्लस 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 माइनस, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो याद रखने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद में बात करें टेबल्स के बारे में, कि टेबल्स में जैसे फर्स्ट वाला चैप्टर है लिविंग वर्ड में ये दे रखा है, ये टेबल दे रखा है। इसी टेबल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर आपको पूछ लिया जाएगा कि जो हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई की ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा। या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ से ये फ्रेम हो सकता है कि ये मैच द कॉलम, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, तो वैसे वाला क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। इसलिए आप ऐसे वाले टेबल्स को याद करके जाएंगे। और ये वाला इस चैप्टर के अंदर ये वाला कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा कि आपको ये बढ़ते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर स्पीसीज है पहले, फिर जीनस है, फिर फैमिली है, फिर ऑर्डर है, फिर क्लास है, फिर फाइलम और डिवीजन, और फिर आएगा किंगडम, ठीक है। और टेबल यहाँ पर दी हुई है, इसके अंदर दी हुई है ये टेबल आपको दी हुई है प्लांट किंगडम के अंदर। देखो ये टेबल भी कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ अपने अंदर समाये रखती है। यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट होता है कि जो फ्लैजेला के नंबर हैं और उसकी जो पोजीशन है वो इंपॉर्टेंट होती है। फूड स्टोरेज इंपॉर्टेंट होती है। एक क्वेश्चन पोजीशन जाने की पूरी संभावना रखते हैं ये सारे टॉपिक, ठीक है। लेकिन आपको बायोलॉजी के अंदर और क्या क्या करने हैं, पाथवेज, मैं बता रहा था आपको कि पाथवे से क्वेश्चन आता है। पाथवे कहाँ पर दिया हुआ है, स्पर्म का पाथवे दिया हुआ है फ्रॉग के अंदर और ह्यूमंस के अंदर और फ्रॉग के अंदर स्पर्म का पाथवे दिया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आप इसको देखकर जा सकते हैं। मेमोरी ग्लैंड के अंदर भी पाथवे दिया हुआ है कि उनकी जो मेमोरी लोब होते हैं, मेमोरी डक्ट होते हैं, उसके बाद उनमें कौन कौन से सीक्वेंस वाइज आते हैं, वो आपको याद करके जाना है। लेकिन लास्ट में एक और चीज़ देखिएगा कि रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, मैंने इसी चैनल पर ये इसका पूरा वीडियो आपको दिया हुआ है, आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर ये इसकी लिंक मिल जाएगी इस चैप्टर की, तो आप उसको जरूर से देख कर जाइएगा कि रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और ह्यूमन इवोल्यूशन, ये दोनों के दोनों टॉपिक हैं, इनसे जरूर क्वेश्चन आएगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ से आप पूरा मान लीजिए, अच्छे से मान लीजिए कि जरूर आना ही है। नीट में भी आया था, पैरामेडिकल में भी आएगा और नर्सिंग में भी आने वाला है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और ह्यूमन इवोल्यूशन से हर बार क्वेश्चन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है और मैंने इस चैनल पर करवा रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर इन दोनों को देख लेना, ठीक है। आपको याद कर लेना है, बड़े इजी तरीके से और समराइज वे में आपको समझाया है। और आपको बायोलॉजी में लास्ट बात क्या याद रखनी है कि एवरी चैप्टर के अंदर जो है पूरी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कुछ कोर एरियाज होते हैं जहाँ से आप बाकी सब पूछ जाते हैं, तो उन्हीं को आपको पढ़ना है, ठीक है। और रिवाइज जितना फास्ट हो सके उतना रिवाइज फास्ट करना है, क्योंकि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करके जानी है। कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि बहुत ज़्यादा ईजी थी लेकिन अपन करके ही नहीं गए, तो उससे अपना बहुत ज़्यादा क्या होता है, लॉस होता है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है और फास्ट रिवाइज करना है, तभी आप हर एक टॉपिक तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रे ऑप्टिक्स के लिए आप कमेंट कीजिएगा, उस हिसाब से अपन जो है रे ऑप्टिक्स का वन शॉट लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।